सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार, परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत। मैं सिंपल गर्ग आपके साथ। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड, और इसमें हम जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। रेड लाइट सिग्नल का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है, क्यों? सड़कों पे जो हम रेड लाइट देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, वहाँ पे रेड लाइट सिग्नल का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में क्यों किया जाता है, ये पूछा गया है। और 4 ऑप्शन है हमारे सामने। रेड लाइट कम फैलती है, आंखों के लिए आरामदायक है, तीसरा ऑप्शन है यह वायु में कम अवशोषित होती है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि यह न्यूनतम रासायनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तो देखिए, इसका सही आंसर है कि रेड लाइट कम फैलती है। अब हम इसका कारण जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है फैलने का। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में कि रेड लाइट का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, यह सबसे कम फैलती है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जो तरंगदैर्घ्य का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है, तथा रेड लाइट आँख की रेटिना पर भी सबसे पहले फोकस होती है। इसलिए रेड लाइट का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नकारात्मक कार्य के मामले में, नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव वर्क, मतलब जो वर्क की वैल्यू वो क्या हो, नेगेटिव, के मामले में बल व विस्थापन के मध्य का कोण क्या होता है। 4 ऑप्शंस हमारे सामने दिए गए हैं। 0 डिग्री, बी ऑप्शन में है 45 डिग्री, और सी ऑप्शन है 90 डिग्री, और चौथा ऑप्शन है 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 180 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब हम जानते हैं कि ये कैसे आया। तो देखिए, कार्य का जो सूत्र है, कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वर्क, और ये होता है F.S। यहाँ पे जो F है ये बल को रिप्रेजेंट करता है या फोर्स को, और S जो है वो डिस्प्लेसमेंट को यानी कि विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वर्क है ये एक अदिश राशि है जो 2 सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होती है। ये कार्य का सूत्र है, W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है FS cos थीटा। अब देखिए आगे कि कार्य का नकारात्मक मान तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1। अभी हमने फॉर्मूले में देखा था कि कार्य की नेगेटिव वैल्यू कब हो सकती है। W बराबर था FS cos थीटा। जब ये वैल्यू नेगेटिव हो या इसका मान -1 हो, तब ही W क्या हो सकता है, नेगेटिव। और cos थीटा नेगेटिव अगर है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, क्योंकि cos 180 की जो वैल्यू है वो -1 होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा का मान था वो 180 डिग्री ऑप्शन में क्या था, करेक्ट। तो W बराबर, अगर थीटा 180 डिग्री है तो W बराबर नेगेटिव कार्य या नकारात्मक कार्य हमें प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि पादप के उस भाग का नाम बताइए जिसके द्वारा जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पादप के बहुत सारे भाग होते हैं, जिसमें पत्तियां, शाखाएं, तना, जड़, ये सब होता है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन से भाग के द्वारा जल और खनिज लवण, मिनरल्स का अवशोषण किया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, तना, जड़, पत्ती और शाखा। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो है जड़। जड़ पादप का वो भाग है जिसके द्वारा जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। तो देखिए, हम ये भी देख लेते हैं कि तना, पत्ती और शाखाएं, इनके द्वारा क्या क्या काम होता है। तो देखिए, तने के द्वारा जो जल अवशोषित किया गया है उसको पादप के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, ये तने का कार्य है। दूसरा, जड़ का वर्ग हम लोग देख ही चुके थे अभी कि जल और खनिज लवणों का इसके द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। और पत्ती पादप का वह अंश है, जो अंग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादप के लिए भोजन तैयार करती है।
यानी कि पत्ती का कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप के लिए भोजन बनाना, और इसके बाद अनेक पत्तियां मिलकर शाखा का निर्माण करती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि जल और खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो उसमें करेक्ट आंसर है जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। निम्न में से सरसों के पौधे के किस भाग के द्वारा तेल निकाला जाता है? घरों में हम लोग खाना बनाने में इस तेल को यूज करते हैं, तो पूछा गया है कि सरसों के पौधे के किस भाग के द्वारा ये तेल निकाला जाता है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। सबसे पहले है बीज, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन है फल और चौथा ऑप्शन है पत्तियां। ये सभी पादप के भाग हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब हमें इसमें से ये पता करना है कि किसके द्वारा तेल को निकाला जाता है। तो देखिए इसका सही जो आंसर है वो है बीज। सरसों के पौधे में बीजों के द्वारा तेल निकाला जाता है। जड़ों का काम तो है नहीं, जड़ों से हम लोग तेल को नहीं निकाल सकते। और दूसरा, सरसों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम खाने के लिए काम में लेते हैं, हम सरसों की सब्जी बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है बीज। बीज के द्वारा तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से भोजन के किस घटक के परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन का उपयोग किया जाता है? भोजन के किस घटक के टेस्ट के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं हमारे सामने। पहला है प्रोटीन, दूसरा वसा, और तीसरा है स्टार्च, और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टार्च। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्रोटीन जो है, सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास प्रोटीन, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 और कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH और कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। तो ये दोनों जो रसायन है इनका उपयोग तो किया जाता है प्रोटीन के परीक्षण के लिए। तो नेक्स्ट बसा का परीक्षण जो है वो छिली हुई मूंगफली के द्वारा किया जाता है। बसा को टेस्ट करने के लिए हम छिली हुई मूंगफली का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? हम मूंगफली को लेके उसे क्रश कर लेते हैं और इसे एक पेपर पे रख देते हैं। पेपर पे डालने पर एक तेलीय धब्बा, एक ऑयल का स्पॉट हमें दिखाई देता है और इससे पता चलता है कि मूंगफली में बसा उपस्थित होता है। तो बसा का परीक्षण हो गया मूंगफली के द्वारा, और प्रोटीन का परीक्षण हमने किया था कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा यानी कि NaOH के द्वारा। तो अब है स्टार्च के परीक्षण के लिए हम आयोडीन का उपयोग करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 सूचियां दी गई हैं आपके सामने, 2 कॉलम है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 कॉलम है हमारे सामने, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। हमें सही मिलान करना है कि कौन सा किससे मैच होता है। तो पहले हम इसका सही आंसर देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि वो आंसर करेक्ट क्यों हुआ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑप्शन डी। अब ऐसा क्यों हुआ इसको हम लोग देख लेते हैं। ये तो याद रखने का है कि हमें याद रखना पड़ेगा कि नीला थोता क्या होता है। नीला थोता कॉपर सल्फेट, एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा का एक दूसरा नाम है, इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, घरों में हम लोग काम में लेते हैं केक बनाने के लिए, इसे हम काम में लेते हैं बेकिंग सोडा। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने नीला थोता कॉपर सल्फेट और इसका सूत्र होता है CuSO4.5H2O। H2O के 5 मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच रहते हैं। एप्सम सॉल्ट हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। अच्छा, नीला थोता को याद करने का एक तरीका है, जो कॉपर सल्फेट है ये नीले रंग का होता है। अगर कभी लैब में, केमिस्ट्री लैब में आप इस केमिकल को देखेंगे तो ये नीले रंग का होता है। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि नीला थोता को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है। बेकिंग सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट और जिसका सूत्र होता है NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। और कास्टिक सोडा जो है वो कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। एक और बात आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, एक Na2CO3 ये रसायन होता है हमारे पास, ये कहलाता है धावन सोडा।
इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखें, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। धावन सोडा तो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा NaHCO3। यहाँ पे आप इस डिफरेंस को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। निम्न में से किस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला तो है नाइट्रोजन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है फास्फोरस और चौथा है कैल्शियम। ये सब आवर्त सारणी के अलग अलग तत्व हैं और इसमें हमें पूछा गया है कि प्रोटॉनों की संख्या किस में सबसे ज्यादा है। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक। अर्थात जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो सबसे पहले तो हम इसका सही आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैल्शियम। अब ये कैसे हुआ इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि प्रोटॉनों की संख्या का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, तो हम इन सब तत्वों के लिए परमाणु क्रमांक अगर देख लें तो हमें इसमें प्रोटॉनों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखिए नाइट्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, ये पीरियोडिक टेबल से हमें याद रखना पड़ेगा। सोडियम को हम नाइट्रियम भी बोलते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 11। फॉस्फोरस का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 15 और कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है 20। तो इसमें सही आंसर था अपना कैल्शियम 20। ये थे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। आशा है इनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।